स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू मेक डिफरेंट शेप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेंस। आज हम रेजोनेंस रूल्स पढ़ रहे हैं। रेजोनेंस रूल्स पहला रूल ये है कि स्ट्रक्चर शुड बी बोनाफाइड, should be bona fide। मतलब ये कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 होनी चाहिए, नाइट्रोजन की 4 हो जब 4 बाण होने चाहिए जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन की ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 होनी चाहिए जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। इसी तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन की ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड उसके कितने बनने चाहिए, 1 बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये हमारे पास है कि ऐसे स्ट्रक्चर बोनाफाइड स्ट्रक्चर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एसिटाल्डिहाइड है, C3C डबल बॉन्ड OH, इसको एथेनॉल भी बोलते हैं। अब अगर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं, एसिटिक एसिड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगी? ये बाण इधर शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर आ जाए तो क्या बनेगा? C3C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसमें ऑक्सीजन के ज्यादा बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन के ज्यादा बॉन्ड जो है वो हमारे पास 4 है। लेकिन एसिटिक एसिड ये जो है वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने बन गए? वो तो 3 ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन के जो है वो बॉन्ड बन गए 2 बन गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो मुमकिन नहीं है, ये रेजोनेंस शेप नहीं है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी देखें मजमून, तो वो नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी? रेजोनेंस शेप होगी। क्या होगी? रेजोनेंस शेप होगी। लेकिन अगर हम यूं करें कि कार्बन की वैलेंसी ही हम ज्यादा बढ़ा दें तो ये रेजोनेंस शेप नहीं होगी, ये रेजोनेंस शेप नहीं होगी। इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हम कोई बॉन्ड NO2 ही बनाते हैं, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ये तो रेजोनेंस शेप होगी इसकी, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। लेकिन ये रेजोनेंस शेप नहीं होगी जिसमें नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाए। इसी तरीके से हमारे पास बेशुमार मसाले हैं। विनाइल क्लोराइड अगर मैं लिखूं C2 डबल बॉन्ड CHCl, तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूं, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए और Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, Cl2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ पे क्लोरीन के बॉन्ड Cl आ गया और क्लोरीन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये रेजोनेंस शेप नहीं है, ये रेजोनेंस शेप नहीं। यानी पहली जो हमारे पास कंडीशन ये है कि रेजोनेंस के लिए कि स्ट्रक्चर बोनाफाइड होनी चाहिए, यानी कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम जो है वो 4 होनी चाहिए, नाइट्रोजन की 4 उसको तो बॉन्ड बने जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऑक्सीजन के मैक्सिमम बॉन्ड कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उस वक्त जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और हाइड्रोजन के मैक्सिमम बॉन्ड जो है 1 बनेगा और इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे, तब ये रेजोनेंस शेप होगी। दूसरी बात ये कि हमने जब भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है तो हमने इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन चेंज करनी है, हमने प्रोटॉनों की पोजीशन को चेंज नहीं करना। अगर आपने प्रोटॉनों की पोजीशन को चेंज कर दिया तो वो रेजोनेंस शेप नहीं होगी बल्कि वो टाटोमर होगी, और उस पर उसका नाम टाटोप्रिज्म है। मतलब हमारे पास एसिटाल्डिहाइड की मिसाल में लेता हूँ, C3C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं ऐसा लिखूं कि यहाँ पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसकी मैं शिफ्टिंग करूं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये इस H को पिक कर ले,
तो ऐसी सूरत में ये टाटोमर तो बन जाएगी लेकिन ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगी। यानी मतलब ये कहने का कि रेजोनेंस शेप के अंदर जो है वो हमने प्रोटॉन की शिफ्टिंग नहीं करनी, एटमों की शिफ्टिंग नहीं करनी, सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करनी है। तो तब क्या होगी, वो शेप क्या होगी, रेजोनेंस होगी। इसी तरीके से जो पोजीशन न्यूक्लियाई की वो भी रिमेन सेम, वही रहनी चाहिए जो पहले थी, उसकी लोकेशन नहीं बदलनी हमने, सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन जो है उनको बदलना है। ये जो मैंने पहले मिसालें दी थी एस्टरल्डिहाइड की, तो उसके अंदर भी क्या थी, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन जो है वो बदली है, शिफ्टिंग की है। हमने जो न्यूक्लियस है उसको चेंज नहीं किया, जिस जगह पे न्यूक्लियस मौजूद है वही रहने दिया है, तो वो शेप क्या होगी, रेजोनेंस शेप होगी। तीसरी बात यह है कि हमारे पास वो शेप रेजोनेंस होगी अगर सारे बांड, सारे एटम कोप्लेनर हो, किसी मॉलिक्यूल के सारे बांड अगर कोप्लेनर होंगे तो वो शेप रेजोनेंस शेप होगी। अगर कोप्लेनर नहीं है तो वो शेप जो है वो रेजोनेंस शेप नहीं होगी। मतलब साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, अगर इसको गौर से देखा जाए तो शक्ल से तो ऐसा लगता है कि डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशन में है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड। अगर हम इसकी शिफ्टिंग करते हैं तो ज़ाहिर तो शिफ्ट हो रही है लेकिन इसकी शिफ्टिंग होती ही नहीं है और ये रेजोनेंस शेप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोप्लेनर नहीं है, ये स्ट्रक्चर जो है आउट ऑफ द प्लेन चली जाती है और अगर ये बांड इधर शिफ्ट हो जाए, इधर आ जाए, इधर हो जाए तो ये देखने में रेजोनेंस शेप है लेकिन ये रेजोनेंस शेप नहीं है और ये तब शेप इख्तियार कर लेती है। यानी इसकी हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसके बांड एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि जो भी शेप बनती है वो क्या बन जाती है, टब शेप बन जाती है। क्या बन जाती है, टब शेप। तो ये शेप कौन सी बन गई, टब शेप। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल डबल और सिंगल, यहाँ क्या है, डबल है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन चली गई और ये रेजोनेंस शेप नहीं है रूल के मुताबिक। फिर ये कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे का होने चाहिए रेजोनेंस शेप के अंदर सेम होने चाहिए। ये नहीं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए तो ऐसी सूरत में वो रेजोनेंस शेप नहीं होगी। मतलब हमारे पास ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH CH2, तो ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर इस बॉन्ड को शिफ्ट करें तो ये 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और इस 1 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे 4 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी हम अगर रेजोनेंस शेप बनाएं तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH और CH2 के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों शेप जो है वो रेजोनेंस शेप हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर इनके रेडिकल बनाए हम, इस शेप को देखें तो ये शेप जो है वो रेजोनेंस शेप नहीं है। तीसरी शेप जो है वो रेजोनेंस शेप नहीं है, पहली दो शेप जो है वो एक दूसरे की क्या है, रेजोनेंस शेप है। इसी तरीके से हमारे पास हम अगर इथाइलिन लिखते हैं, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो हमारे पास अगर इसको रेजोनेंस शेप में शामिल करना चाहें तो हम शामिल नहीं कर सकते, तो ये शेप जो है वो रेजोनेंस शेप नहीं है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो उसमें हम शिफ्टिंग जो है वो प्रोटॉन की जो है वो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने हैं, प्रोटॉन शिफ्ट नहीं करने। और अगर कोवलेंट बॉन्ड की तादाद ज्यादा है, फिर हम स्टेबिलिटी को चेक करें तो जितने कोवलेंट बॉन्ड की तादाद जिस आइसोमर में ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा और उसको हम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग शेप कहेंगे। और इसी तरीके से जो जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन तो हो लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो ऐसी को हम कहेंगे मेजर कंट्रीब्यूटिंग। फिर हम आते हैं माइनर पे और फिर क्या है, निग्लिजिबल। फिर क्या होगा, निग्लिजिबल।
मेरे पास है। चलो अच्छा, तो अब इसी तरीके से हमारे पास 1,3 ड्यूटा डाइन को अगर देखें हमारे पास, तो यहाँ इस शेप के अंदर कोवलेंट बॉन्ड की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर इसको हम सिग्निफिकेंट कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, इसको मेजर कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो किरदार है। इसी तरीके से इसकी शिफ्टिंग करें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये उससे कम इंपॉर्टेंस रखती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर चार्ज सेपरेशन है। लेकिन अगर दो एटमों के ऊपर डिफरेंट चार्जेस हो जो एडजेसेंट हो, तो वो भी क्या होती है, इसकी निस्बत ज्यादा जो है वो स्टेबल होगी। मसलन अगर हम ये चार्ज है वो यहां बनाते हैं, इस कार्बन में हम बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक पे लिख देते हैं, और एक पे क्या लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव बना देते हैं और एक पे क्या बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। जब ऐसी सूरत में देखते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होता है बनिस्बत उसके। लेकिन अगर चार्ज सेपरेशन एडजेसेंट एटम है लेकिन वो सिमिलर है और उन दोनों पे सेम चार्ज आ गया है, तो ऐसी सूरत में वो क्या होगी निग्लिजिबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्या होगी निग्लिजिबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। मसलन हमारे पास डायल है, O पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे H है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगी रिपल्शन होगी, और इस तरह के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल होगी, वो निग्लिजिबल होगी। क्या होगी निग्लिजिबल होगी। और जितनी किसी की रेजोनेंस शेप ज्यादा होगी वो उतना क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। मसलन अगर हम बेंजीन देखते हैं तो बेंजीन की जो कैकोड स्ट्रक्चर है अगर इनको देखा जाए तो ये जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। डबल बॉन्ड की डिलोकलाइजेशन है तकरीबन 39.2% जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इसी तरीके से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन कैकोड स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये जो है भी 39.2% स्टेबल है। और इसी तरीके से हमारे पास अगर दीवार स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो उनमें पैरा बॉन्ड आ रहा है ये 1,3 पे, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ 7.5% जो है बेंजीन की स्टेबिलिटी को धार करती है। अगर बाकी पैरा स्ट्रक्चर इनकी बनाई जाए तो कई पैरा स्ट्रक्चर बनती हैं। ये पैरा बॉन्ड आ गया इसके, इसी तरीके से ये पैरा बॉन्ड आ गया। तो असल जो स्ट्रक्चर होगी वो वेटेड एवरेज ऑफ आर कैनोनिकल फॉर्म होगी और वो क्या होगी स्टेबल होगी। क्या होगी स्टेबल होगी। तो जितनी शेप किसी की ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। बेंजीन से ज्यादा जो है वो नैफ्थालीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, वजह यह है उसकी रेजोनेंस शेप ज्यादा है। इसी तरीके से हमारे पास एंथ्रासीन है, उसकी जो है वो शेप ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल है। फिर बात ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो है वो नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो। इसको हम देखते हैं कि फिनोल और फेनल साइडाइन में क्या फर्क है। अगर हम फिनोल की रेजोनेंस शेप बनाते हैं तो रेजोनेंस शेप तो उसकी फेनल साइड के बराबर ही बनती है, रेजोनेंस शेप फेनल साइड के बराबर बनती है। लेकिन जो हमारे पास फेनल साइड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मतलब हमारे पास ये फिनोल है। सबसे पहले हम फिनोल की रेजोनेंस शेप बनाते हैं। इनमें क्या सूरत हाल होती है, ये इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज हो गए, r4 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जो शिफ्ट हो रहा है और ये इसकी क्या है रेजोनेंस शेप है। क्या है यहाँ r4 पे 2 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ये शिफ्ट होके 4 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है और वो आगे जाके 6 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है। यहाँ सूरत हाल ये है कि आर्सेनियम which is highly electronegative atom after फ्लोरीन, यानी पूरे पेरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन आर्सेनियम उसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना इसकी अनस्टेबिलिटी को जाहिर करता है। जबकि अगर हम पेनिसाइड की सूरत में देखें तो पेनिसाइड की सूरत में ये सूरत मुकम्मल मुख्तलिफ है। पेनिसाइड के अंदर जो है वो नेगेटिव जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस लिहाज से जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी
फेनोक्साइड की ज्यादा होगी। किसकी? फेनोक्साइड की ज्यादा होगी। अभी हम फेनोक्साइड की मैं रेजोनेंस शेप बनाता हूँ कि वो फेनोक्साइड की रेजोनेंस शेप कैसी बनती है। ये हमारे पास फेनोक्साइड है, ओ पे नेगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, पहला पे क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नेगेटिव पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नहीं। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, फिनोल से ज्यादा होगी। इसीलिए कहते हैं कि फेनोक्साइड जो है, फिनोल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर का हामल है। वजह क्या है कि जो इसका कंजुगेट बेस है लोकलाइज हो रहा है और ये पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा है। क्या बना रहा है? और ये स्टेबिलिटी की वजह से हम कहते हैं कि ये मोर एसिडिक है। ये क्या है? मोर एसिडिक है। उसके बाद हम आज जो हमने पढ़े हैं ये रेजोनेंस रूल पढ़े हैं। रेजोनेंस रूल में हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चर बोनाफाइड होनी चाहिए और उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने हैं, हमने प्रोटॉन शिफ्ट नहीं करने, टाटोमरिज्म जो है आइसोमरिज्म नहीं है। और उसके बाद सारे बॉन्ड जो है वो कोप्लेनर होने चाहिए, सारे एटम कोप्लेनर होने चाहिए। और फिर हमने डीलोकलाइजेशन किसकी करनी, इलेक्ट्रॉनों की करनी है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहने चाहिए वगैरह वगैरह। और उसके अलावा जो है वो स्टेबिलिटी को अगर देखा जाए तो अगर जितने कोवलेंट बॉन्ड की तादाद ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितने कोवलेंट बॉन्ड की तादाद कम होगी उतना कम स्टेबल होगा। अगर चार्ज सेपरेशन है तो चार्ज सेपरेशन जो है वो माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगी। और अगर चार्ज सेपरेशन जो है वो दो एडजेसेंट एटम है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव, तो उससे ज्यादा जिसमें चार्ज सेपरेशन दूर दूर है उनसे ज्यादा स्टेबल होगी। इसी तरीके से अगर दो एडजेसेंट एटम है और सिमिलर एटम है और दोनों पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एक पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है या दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो निग्लिजिबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम नहीं है तो ऐसी सूरत में वो रेजोनेंस शेप नहीं होगी, रेजोनेंस शेप नहीं होगी। तो ये इन तमाम चीजों को वेटेड एवरेज होगी वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगी। और कल हम जो है वो इनका रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे कि भाई रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होता है। और ये फिर ये भी बात याद रखिए कि वेटेड एवरेज ऑफ आर रेजोनेंस शेप जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाती है। और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, डिफरेंशियल रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और इंशाअल्लाह हम कल जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट